चुनौतीपूर्ण स्थिति बन रही है। कि टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट बहुत तेजी से नीचे ला सकते हैं, पीक को ऊपर जाते रोक भी सकते हैं। कोरोना कर्फ्यू के नाम से ही प्रचलित करें और कोरोना कर्फ्यू एक प्रकार से लोगों को एजुकेट करने के लिए काम आ रहा है। अप्रैल से 14 अप्रैल पूरे अपने राज्य में टीका उत्सव मना सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आप देख रहे हैं हमारा मॉर्निंग प्राइम टाइम। आज सुबह आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। हर रोज कोरोना संक्रमण एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। दूसरी लहर कितनी खतरनाक होती जा रही है, इसका अंदाजा आप बीते 24 घंटों के आंकड़ों से लगा सकते हैं। 1,30,000 को पार कर गए हैं कोरोना केसेस। और देखिए, बीते 3 दिन में लगातार 1 लाख के हिसाब से केसेस आए हैं, यानी 3 लाख के करीब केसेस तो बीते 3 दिन में बढ़े हैं। तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि देश भर में जो स्थिति है वो किस दिशा में जा रही है। 24 घंटों में 780 संक्रमितों की जान चली गई है कोरोना वायरस की वजह से। और अलग अलग राज्यों की भी स्थिति पर अगर आप नजर डालें, महाराष्ट्र, यूपी, छत्तीसगढ़, ये ऐसे राज्य हैं जो इस वक्त सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। गंगाराम अस्पताल की तस्वीर देखिए, जहां पर 37 डॉक्टर्स कोरोना से संक्रमित हुए। और ये वो डॉक्टर्स हैं जिनको वैक्सीनेशन भी मिला है, लेकिन उसके बावजूद देखिए वायरस नहीं बख्श रहा। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों से, चाहे दिल्ली, मुंबई जो कि मेट्रो सिटीज में आती है, वहां पर कितनी ज्यादा तेजी से केसेस बढ़े हैं। इसके अलावा जो अलग अलग घटनाएं सामने आ रही हैं, गंगाराम हॉस्पिटल में इलाज कर रहे 37 डॉक्टर संक्रमित पाए गए हैं। आंकड़ा इस वक्त यह कह रहा है कि 100 लोगों में से 9 संक्रमित मिल रहे हैं। देश में मरीजों के मिलने की रफ्तार भी बढ़कर 9.21% हो गई है। राज्यवार पाबंदियां देखिए, पंजाब में पूरे राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। दिल्ली में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू। और ये परिस्थितियां क्यों बन रही हैं? क्योंकि कोविड केसेस के लिए जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है, संक्रमण का जो ये दायरा है, उसे तोड़ना है। उत्तर प्रदेश में भी लखनऊ समेत 9 ऐसे इलाके हैं जहां पर नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया कल ही। ये आप देखिए इस वक्त हर सूबे में किस तरह से केसेस बढ़े हैं। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र, यूपी, दिल्ली, कर्नाटक, केरल और गुजरात की तस्वीर। सबसे ज्यादा केसेस महाराष्ट्र में 56,286। बीते साल भी 2020 जब कोरोना की एंट्री हुई थी देश में, तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेस थे। और एक बार फिर दूसरी लहर में महाराष्ट्र ही इस वक्त इस लिस्ट में टॉप पर दिखाई देता है। तो बीते 24 घंटों की राज्यवार स्थिति हमने आपको दिखाई, लेकिन प्रधानमंत्री ने भी कल राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ अहम बातचीत की और बढ़ते कोरोना पर चिंता जताई। उन्होंने लोगों की लापरवाही की तरफ भी इशारा किया। 12 अप्रैल ज्योतिबा फुले जी की जन्म जयंती है और 14 अप्रैल बाबा साहब आंबेडकर जी की जन्म जयंती है। क्या हम 11 अप्रैल से 14 अप्रैल पूरे अपने राज्य में टीका उत्सव मना सकते हैं? एक पूरा वातावरण क्रिएट कर सकते हैं टीका उत्सव का। एक विशेष अभियान चलाकर हम ज्यादा से ज्यादा एलिजिबल लोगों को वैक्सीनेट करें। जीरो वेस्टेज तय करें हम कि इन 4 दिन जो है टीका उत्सव में जीरो वेस्टेज होगा। वो भी हमारी वैक्सीनेशन कैपेसिटी को बढ़ा देगा। हम अभी चर्चा जितनी वैक्सीन की करते हैं, उससे ज्यादा चर्चा हमें टेस्टिंग की करने की जरूरत है। बल टेस्टिंग पर देने की जरूरत है। संख्या ज्यादा है, इसलिए आप गलत कर रहे हैं, ये सोचने की जरूरत नहीं है। आप टेस्टिंग ज्यादा करते हैं, उसके कारण पॉजिटिव केस नजर आते हैं, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता वही है। दुनिया ने भी ये रात्रि कर्फ्यू के प्रयोग को स्वीकार किया है। हाँ, अच्छा होगा कि हम कोरोना कर्फ्यू रात को 9 बजे शुरू करें या रात को 10 बजे शुरू करें और सुबह 5-6 बजे तक चलाएं, ताकि बाकी व्यवस्थाओं को प्रभाव ज्यादा न हो। और इसलिए उसको कोरोना कर्फ्यू के नाम से ही प्रचलित करें और कोरोना कर्फ्यू एक प्रकार से
लोगों को एजुकेट करने के लिए काम आ रहा है, अवेयरनेस के लिए काम आ रहा है। तो राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कल प्रधानमंत्री ने अहम बैठक की और कोरोना के हालात क्या हैं देश भर पर, इस पर एक समीक्षा भी की गई। लेकिन अब आने वाला एक हफ्ता लगातार जो भी एक्सपर्ट्स हैं और सरकारें हैं वो इस बात का जिक्र बार बार कर रही हैं कि ये हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस समय पर चेन ऑफ ट्रांसमिशन को नहीं रोका गया तो ये खतरा आगे तक फैल सकता है और हालात बेकाबू हो सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त तमाम संवाददाता हमारे जुड़ गए हैं। गंगाराम हॉस्पिटल से हिमांशु हमारे साथ मौजूद है, कुणाल भी दिल्ली में जो हालात है वो बताने के लिए मौजूद है हमारे साथ। इसके अलावा आपको बता दें अभिषेक मिश्रा लखनऊ से जुड़ गए हैं और मुंबई में मौजूद है मुस्तफा शेख। सबसे पहले रुख में मुस्तफा आपका कर रही हूं। महाराष्ट्र लगातार 55,000 के हिसाब से केसेस हर रोज हम देख रहे हैं। जो परिस्थितियां इस वक्त दिखाई दे रही हैं वो बहुत खराब हैं, कम से कम महाराष्ट्र में। और इन सब के बीच वैक्सीन को लेकर भी हम देख रहे हैं कि एक तरह के टकराव की स्थिति महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार के बीच दिखाई दे रही है। बताइए हमारे दर्शकों को कि इस वक्त महाराष्ट्र में क्या परिस्थितियां चल रही हैं। जी बिल्कुल, राज्य सरकार का ऐसा कहना है कि महाराष्ट्र में प्रतिदिन जो है ये 2 लाख टेस्ट किए जा रहे हैं और कल उसमें से तकरीबन 56,200 लोग पॉजिटिव आए हैं। तो महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि क्योंकि टेस्टिंग इतने बड़े स्तर पर और ज्यादातर आरटीपीसीआर टेस्ट किए जा रहे हैं, पॉजिटिव केसेस की संख्या ज्यादा है। कल सेंटर की एक टीम मुंबई पहुंची हुई थी, उन्होंने आइसोलेशन सेंटर, वैक्सीनेशन सेंटर्स का जायजा लिया और तैयारियों को सेटिस्फैक्टरी बताया है। साथ ही साथ अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो बिल्कुल कल भी ऐसा हुआ था कि मुंबई में भी कई वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन खत्म हो गई थी। महाराष्ट्र में सातारा, न्यू पनवेल ऐसे इलाकों में वैक्सीनेशन बंद कर दी गई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। और वैक्सीनेशन बढ़ाने की भी जो सरकार की तरफ से कोशिश है वो जारी है। फिलहाल आज फ्राइडे का दिन है, शाम से लॉकडाउन लगने वाला है। वीकेंड लॉकडाउन का ये पहला वीकेंड है और इसका इम्पैक्ट कैसे लोगों पर होता है ये देखना होगा, क्योंकि कई दुकानदार है अलग अलग छोटे छोटे इलाकों में मुंबई के भी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं इस लॉकडाउन के खिलाफ। तो महाराष्ट्र सरकार को रोजगार और साथ ही साथ लोगों की जो हालत है, लोगों के जो इन्फेक्शन रेट है, उस दोनों चीजों को बैलेंस करते हुए चलना है। 1 से 2 हफ्तों में पता चलेगा कि सेकेंड वेव का क्या हालत है। मैं आपके पास मुस्तफा और डिटेल्स के लिए लौटूंगी, लेकिन आपने जिस बात का जिक्र किया कि लॉकडाउन की तरफ हालात ना बढ़े, इसके लिए हम सबको जिम्मेदारी लेकर काम करना होगा। हिमांशु के पास चलते हैं। हिमांशु गंगाराम हॉस्पिटल के बाहर इस वक्त मौजूद है। हिमांशु, 37 डॉक्टर्स जो इलाज कर रहे थे और जिन्होंने वैक्सीन लिया था वो संक्रमित पाए गए हैं। ये तस्वीर, ये घटना ये बताती है कि ये वायरस किसी को नहीं बख्शेगा। डॉक्टर्स भी इसकी चपेट में हैं जो फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और यही वजह है कि फ्रंट लाइन वर्कर्स को सबसे पहले वैक्सीन लगाई गई थी, जिनमें डॉक्टर्स, पुलिस सभी लोग शामिल थे। और इस तरीके की कुछ चीजें सामने निकल के आई थी कि जिन लोगों ने वैक्सीन ले लिया है उनको भी इन्फेक्शन हो रहा है। और यही वजह है कि जो 37 डॉक्टर, जब इन्हें इन्फेक्शन हुआ, जब पॉजिटिव पाए गए, तो इन सभी को निगरानी में रखा गया है। इनमें से 32 लोग तो होम क्वारंटीन है, जहां पर लगातार जो डॉक्टर्स की टीम है उनकी निगरानी कर रही है, उनके स्वास्थ्य की जानकारी लगातार ली जा रही है। और ये देखा जा रहा है कि जो इम्पैक्ट है वायरस का वो किस हद तक है, क्योंकि वैक्सीन लग चुकी है तो कितना ज्यादा खतरनाक स्तर तक ये वायरस पहुंचता है, इस पे निगरानी रखी जा रही है। और ये बहुत महत्वपूर्ण होगा ये देखना कि कितना इम्पैक्ट ये करता है, क्योंकि इससे जो एक लोगों के मन में शंका थी वो भी खत्म होगी। क्योंकि इस तरीके की कुछ बातें निकल के सामने आई थी पहले भी कि वैक्सीन लेने के बावजूद भी ये वायरस जो है वो नहीं छोड़ता है, नहीं बचता है और कई बार लोग इससे संक्रमित हो जाते हैं, लेकिन वो संक्रमण उतना घातक या उतना खतरनाक नहीं होता है। तो यहाँ पर जो अब निगरानी टीम है वो ये देख रही है कि किस स्तर तक इन डॉक्टरों में ये संक्रमण बढ़ता है। ठीक है हिमांशु, मैं लौटूंगी आपके पास। कुणाल भी हमारे साथ हैं, अभिषेक भी जुड़े हुए हैं, लेकिन इससे पहले आपको सुनवाते हैं कि 5 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने अपने अपने राज्य में जो स्थितियां हैं उस पर क्या जानकारी दी है। हमारे जो केंद्रीय चिकित्सा मंत्री है, मैंने उनको कहा आप वैक्सीन भेजो। हम 7 लाख वैक्सीन हर रोज लगाने को तैयार है। और मैंने ये भी मांग की कि आपने 45 साल के ऊपर लोगों के वैक्सीन लगाने की बात क्यों की। कोरोना जो हो रहा है, अब ये दूसरी लहर आ रही, इसमें जवान बच्चे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। तो ये उम्र जो 45 साल रखी है आपने, इसको फ्री कर दो, जो लगाना चाहे टीका लगाओ। हम करीब 2000 जगह हमने वैक्सीनेशन के लिए 2000 जगह इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की है और हम लगातार वैक्सीनेशन के भी दायरे को बढ़ा रहे हैं, जांच के भी दायरे को बढ़ा रहे हैं। और संभवतः आज या कल तक वैक्सीन आने की संभावना है और जैसे ही आ जाता है
उसको और त्वरित गति में उसको के लाभ से लाभान्वित आमजनों को किया जाएगा, जो ICMR के गाइडलाइन है। मृत्यु का एक बड़ा कारण दिख रहा है देरी से अस्पताल आना। तो लोगों में ये जागरूकता लाना कि समय से आप प्लीज समय से आ जाएं। जब देरी हो जाती है तो कुछ सहयोग पहुंचा पाना, मदद कर पाना, उपचार करना ये संभव नहीं हो पाता। एक यही है कि हम जल्दी से जल्दी आएं और एहतियात बरतने की बातें कि कोरोना हमको पहुंचे ही ना। सबसे जरूरी बात यह है छत्तीसगढ़ उन टॉप राज्यों में है, देश के टॉप 4 राज्यों में है जो 10% से ज्यादा अपनी आबादी को वैक्सीनेट कर चुके हैं। 43 लाख डोजेज हम प्रतिदिन लगा रहे हैं, जो आपके न्यूजीलैंड से पॉपुलेशन से ज्यादा है, जो आपके जर्मनी के पॉपुलेशन से 2 गुना ज्यादा है। और हम अपने ही वैज्ञानिक द्वारा विकसित वैक्सीन का हम प्रोडक्शन करने के बाद इतनी बड़ी संख्या में हम लगा रहे हैं, तो 130 करोड़ की जनसंख्या को लगाने में टाइम भी लगेगा और उत्पादन भी उतना फास्ट नहीं हो पा रहा जितना हम चाहते थे। तो सब मिला के एक प्रकार से खाली नहीं जाएगा। हमारा समय समय पर जब जरूरत पड़ेगा सभी राज्यों को, उत्तर प्रदेश को भी उतनी वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा कि भाई आप वैक्सीनेशन जो है सबको कर दीजिएगा, एटलीस्ट 45 से ज़्यादा वालों को कर दीजिएगा। पहले कहा कि नहीं किया जाएगा, 3 दिन बाद उन्होंने कर दिया। हमने 2 रिक्वेस्ट और कर रखी हैं कि वैक्सीनेशन सभी लोगों के लिए अलाउ किया जाए, एटलीस्ट एडल्ट्स को अलाउ किया जाए। दूसरी रिक्वेस्ट है कि कैंप सेटिंग्स में कि भाई आप सिर्फ हेल्थ केयर से फैसिलिटीज में नहीं, कैंप सेटिंग्स में भी अलाउ करें। और आइए अब आपको सीधे लखनऊ लेकर चलते हैं। वहां से हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक मिश्रा जुड़ रहे हैं। अभिषेक, तस्वीर हम जरा देखें, अगर उत्तर प्रदेश में किस तरह से आंकड़े रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, तो सबसे ज्यादा केसेस बीते साल 11 सितंबर को आए थे, 7,103 केसेस। लेकिन कल यानी गुरुवार को 8,490 केसेस सामने आए हैं। ये बता रहा है कि तस्वीर कितनी भयावह है। कितने उत्तर प्रदेश के ऐसे जिले हैं जो इस वक्त करहा रहे हैं और सरकार ने क्या कदम लिए हैं? देखिए, बिल्कुल मीनाक्षी, जो तस्वीर हमें दिखाई दे रही है, जो आंकड़े बता रहे हैं वो काफी चिंताजनक है। बिल्कुल सही कहा आपने, जो रिकॉर्ड है वो पिछले साल का टूट गया, यानी कि संक्रमण फैलने से लेकर अब तक सबसे ज्यादा केस 8,490 उत्तर प्रदेश में आए हैं। 13 कुल ऐसे जिले हैं जहां पर एहतियात बरता जा रहा है, खासतौर पर खुद मुख्यमंत्री भी अब फील्ड में उतर आए हैं। वो भी दौरे कर रहे हैं और निकल रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना को कंट्रोल किया जाए और उसकी समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इसके लिए वो प्रयागराज पहुंचेंगे, वाराणसी पहुंचेंगे। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं तो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो भी कानपुर पहुंच रहे हैं, आगरा, झांसी, बरेली, और जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं सुरेश खन्ना वो गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, सहारनपुर जाके पूरी समीक्षा करने वाले हैं। चिंता का विषय मीनाक्षी ये भी है कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ जिस तरीके से बाहर से जो पलायन करते हुए मजदूर और जो प्रवासी वापस आ रहे हैं उनकी जांच सुनिश्चित करना, क्योंकि इनका जो आंकड़ा है वो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा है जहां पे संक्रमण इस समय फैल रहा है। तो सरकार की भी कोशिश है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके और इनको रोका जाए। इसके साथ ही साथ बेड्स की संख्या को बढ़ाना एक बड़ी चुनौती है। हमने भी अस्पतालों का जायजा लिया, वहां भी स्थिति चिंताजनक है, तो सरकार उसको भी देख रही है। लेकिन इसमें उम्मीद यही कि अब कम से कम जो ये परिस्थितियां जैसी हैं उस पर जो है कदम सख्त आगे उठाए जाएं। कुणाल के पास चलते हैं। कुमार, देखिए 5,000 का एवरेज है दिल्ली में, जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट भी बढ़कर 8% के पार चला गया है। ये बताइए कि अभी ओवरऑल दिल्ली में क्या परिस्थितियां और नाइट कर्फ्यू से क्या हासिल हो रहा है? देखिए, नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। कोशिश ये की जा रही है कि लोगों में एक जानकारी, एक जो जागरूकता है वो पैदा की जाए। लेकिन जो कई सारे फैसले लिए गए हैं विभागीय स्तर पर भी, सरकारी स्तर पर भी, और उसमें है कि जिस तरीके से कई सारे अस्पताल हैं, जैसे राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और बाकी कई बड़े अस्पताल हैं जिनको पूरी तरह से कोरोना के लिए ही उनके बेड को तय कर दिया गया है। इसके अलावा आपको पता होगा एम्स, जो कि देश का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहां पर भी जो रेगुलर ओपीडी है वो बंद कर दी गई है। उसको एहतियातन बंद किया गया है। लेकिन आने वाले समय में जो जिस तरीके से संख्या बढ़ रही है दिल्ली में, और दिल्ली सिर्फ दिल्ली के लोगों को ही यहाँ पर चिकित्सा सुविधा मुहैया नहीं होती है, बल्कि जो बाकी राज्य हैं वहां से भी मरीज बड़ी संख्या में दिल्ली का रुख करते हैं। तो उसको लेकर के भी जो तैयारी है वो की जा रही है। जहां तक जांच की बात है, जो आपने बात भी कही, 8% संक्रमण की दर हो गई है, वो चिंता की बात है, क्योंकि 5% से जब ऊपर होता है संक्रमण का दर तो उसके कम्युनिटी
स्प्रेड की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। उन तमाम विकल्पों पर विचार किया जा रहा है सरकार की तरफ से। और फिर एक बार से दिल्ली में देखिए 7,000 प्लस के हिसाब से केसेस सामने आ रहे हैं, तो ये परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण लगातार बनी हुई हैं। कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू होती जा रही है। पहले राजधानी दिल्ली में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया और उसके बाद दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद, नोएडा में भी नाइट कर्फ्यू लगाया गया। यही नहीं, यूपी की राजधानी लखनऊ समेत कुल 7 शहर ऐसे हैं जहां पर नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। कोरोना संक्रमण की प्रचंड रफ्तार, एक दिन में मामले 1.25 लाख पार। क्या नाइट कर्फ्यू से रुकेगा कोरोना? क्या नाइट कर्फ्यू के आगे लॉकडाउन है? जी हाँ, ये सवाल उठ रहे हैं क्योंकि कोरोना एक बार फिर अपने विकराल रूप में है। राज्य सरकारों के हाथ पांव फूले हुए हैं। राजधानी दिल्ली में तो 30 अप्रैल तक के लिए नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो अब दिल्ली से सटे नोएडा, गाजियाबाद और इससे सटे मेरठ जिले में भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। जनपद गाजियाबाद में कोरोना संक्रमण को प्रभावशाली ढंग से नियंत्रित करने के लिए रात्रिकालीन निषेधाज्ञा लागू करने का निर्णय लिया गया है। ये आदेश आज रात से प्रभावी हो जाएंगे। इसका समय रात्रि 10 बजे से प्रातःकाल 5 बजे तक का रखा गया है। कोविड संक्रमण से बचने के लिए गाजियाबाद और नोएडा में प्रशासन ने एहतियातन नया फैसला किया है। जरा उनके बारे में भी जान लें। नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ में रोजाना 7 घंटे का नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। तीनों शहरों में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। तीनों शहरों में 17 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। आवश्यक सामान और सुविधाओं की सप्लाई के लिए नाइट कर्फ्यू से छूट रहेगी। जरूरी और मेडिकल सेवाओं के लिए भी नाइट कर्फ्यू में छूट दी गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राजधानी दिल्ली सहित एनसीआर में भी नाइट कर्फ्यू जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर। आप तस्वीरें देख सकते हैं, देर रात का वक्त है और तमाम गाड़ियों की चेकिंग करने के बाद ही उनको दिल्ली से नोएडा जो है आने की इजाजत जो है वो दी जा रही है। जिसके पास एसेंशियल सर्विस से जुड़ा पास है उसी को जाने की इजाजत जो है वो फिलहाल नोएडा के अंदर जो है वो यूपी पुलिस की तरफ से फिलहाल दी जा रही है। अगर किसी के पास इस तरीके का पास नहीं है तो उसको वापस जो है वो भेजा जा रहा है। और इसके चलते आप देख सकते हैं कि तमाम जो गाड़ियां हैं उनकी लंबी लंबी कतारें जो है वो लगी है। नोएडा और गाजियाबाद में नाइट कर्फ्यू के ऐलान से बाजार सिहर गए। कारोबारियों में मायूसी छा गई। थोड़ा बहुत अब काम स्टार्ट हुआ था, लेकिन नाइट कर्फ्यू तो काफी काम पे हमें फर्क पड़ेगा। काम है ही नहीं तो काफी नुकसान होगा, यानी काम है ही नहीं, पहले से बिल्कुल ही काम नहीं है मार्केट में। नाइट में थोड़ा सा काम ज्यादा होता है। बीच में ऐसे भी काम था नहीं, मार्केट बंद करवा रहे थे प्रशासन 10 बजे, पर थोड़ा बहुत टाइम दिया था बीच में। लेकिन अब फिर नाइट कर्फ्यू से काम बिल्कुल ही ठप हो जाएगा। हमारा काम है नहीं मार्केट में बिल्कुल। नोएडा सिटी के अंदर जो भी कस्टमर्स वगैरह होता है, घूमने फिरने शाम के टाइम ही निकलता है, दिन में कोई भी नहीं निकलता है। सब अपना ऑफिस वगैरह के कार्य में लगे रहते हैं। और गर्मी होने की वजह से भी जो भी अब लॉकडाउन के बाद से जो भी थोड़ा बहुत बिजनेस है अब गर्मियों में वो शाम के टाइम ही बिजनेस है। अब गवर्नमेंट का 10 बजे से जो नाइट कर्फ्यू लगाने जा रही है तो उससे मार्केट में बहुत हानि होगी, कस्टमर भी नहीं आ पाएगा। बुधवार को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लखनऊ, प्रयागराज, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर समेत तमाम जिलों के जिलाधिकारियों के साथ बैठक की थी। उस मीटिंग के बाद 4 शहरों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया। लखनऊ में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है। लखनऊ में 16 अप्रैल तक के लिए कर्फ्यू लगाया गया है, जबकि कानपुर में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा है। कानपुर में 30 अप्रैल तक के लिए नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। वाराणसी में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। प्रयागराज में रात 10 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। प्रयागराज में 20 अप्रैल तक के लिए नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। यूपी में कोरोना की विस्फोटक स्थिति को देखते हुए फिलहाल इन शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। जिन जिलों में कोरोना की स्थिति और गंभीर होगी वहां भी नाइट कर्फ्यू लगेगा, लेकिन यूपी सरकार ने लॉकडाउन की संभावना से इनकार किया है। कि लॉकडाउन की बात तो कोई, जैसे अभी जो कल की रात्रि की बैठक के बाद ये तय हुआ था कि जिन जनपदों में 500 से ऊपर की केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं उन जगह पर प्रशासन और स्वास्थ्य अधिकारी मिलकर फैसला ले लेंगे कि वहां के नाइट कर्फ्यू करने के लिए, शिक्षक संस्थाएं बंद करने के लिए, आयोजन बंद करने के लिए, इस तरह के जो भी बड़े बड़े काम है उसको बंद करने के लिए ये जिला प्रशासन के ऊपर छोड़ दिया गया है।
तो इसलिए और बाकी और कोई मेजर तरह का एक डिसीजन लेना है तो प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन के बाद ही कुछ पता चलेगा। नोएडा और गाजियाबाद में नाइट कर्फ्यू के साथ साथ सभी शिक्षण संस्थानों और कोचिंग सेंटर को 17 अप्रैल तक बंद रखने का आदेश दिया है। हालांकि जिन संस्थानों में लिखित और प्रैक्टिकल परीक्षाएं चल रही हैं, उन पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। नोएडा में अरविंद ओझा के साथ सत्यम मिश्रा, लखनऊ, आज तक। इस कोरोना काल में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने जा रहे छात्र सरकार से परीक्षाएं रद्द करने या उन्हें ऑनलाइन कराने का अनुरोध कर रहे हैं, लेकिन बोर्ड कह रहा है कि उसने सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए हैं। आईआईएम अहमदाबाद में फैला कोरोना, स्टाफ और छात्र समेत 40 संक्रमित। छत्तीसगढ़ का भिलाई वेटनरी कॉलेज अंजोरा में 50 से ज्यादा कोरोना संक्रमित। साइंस कॉलेज जम्मू, स्टाफ और विद्यार्थियों को मिलाकर कुल 30 लोगों को कोरोना। जिस देश में हर सुबह कोरोना के आंकड़े सुरसा के मुंह की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, उस देश में 10वीं और 12वीं की परीक्षा का आइडिया भी बेतुका लगता है। 16 साल के आर्यन कोहली जैसे छात्र समझ नहीं पा रहे कि अब कोरोना अपने चरम पर है, तब परीक्षा के लिए स्कूलों को खोलने की योजना क्यों बनाई जा रही है। जब ये बोल रहे हैं कि बोर्ड्स एग्जाम ऑफलाइन होने चाहिए, तो वो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है बच्चों के लिए और उनकी हेल्थ के लिए, कंसिडरिंग की हेल्थ सबसे टॉप प्रायोरिटी होती है। तो मुझे यही लगता है कि अगर सीबीएसई कुछ करे जिससे ऑनलाइन एग्जाम्स पॉसिबल हों सबके लिए, तो वो एक बेटर अप्रोच रहेगी। आर्यन से ज्यादा टेंशन उनकी मां को है, जो देश की बाकी मां की तरह अपने बेटे को कोरोना से बचाने की जुगत में लगी रहती है, लेकिन बेटे की परीक्षा कोरोना से भी बड़ी चिंता बन गई है। डर तो दिल में है ही कि अब आगे क्या होगा। 4 मई की डेट आई हुई है, हमसे ज्यादा हम तो बोल ही रहे हैं कि हमें बहुत स्ट्रेस है, हम बहुत परेशान है बच्चे के लेके कि बच्चा है हमारा, उसको कुछ नहीं हो जाए। कोविड-19 के मामलों में इजाफे के मद्देनजर 10वीं और 12वीं कक्षा के 1 लाख से अधिक छात्रों ने याचिकाओं पर हस्ताक्षर कर सरकार से मई में होने वाली बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने या उन्हें ऑनलाइन कराने का अनुरोध किया है। पिछले 2 दिनों से ट्विटर पर #कैंसल बोर्ड एग्जाम 2021 भी ट्रेंड कर रहा है। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। फिलहाल वक्त हमारे लिए ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए आज तक। चुनौतीपूर्ण स्थिति बन रही है। कि टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट बहुत तेजी से नीचे ला सकते हैं, पीक को ऊपर जाते रोक भी सकते हैं। कोरोना कर्फ्यू के नाम से ही प्रचलित करें, और कोरोना कर्फ्यू एक प्रकार से लोगों को एजुकेट करने के लिए काम आ रहा है। अप्रैल से 14 अप्रैल पूरे अपने राज्य में टीका उत्सव मना सकते हैं। इस वक्त आ रही है हमारे पास बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर ममता बनर्जी को चुनाव आयोग ने एक और नोटिस भेजा है। ये नोटिस बीएसएफ पर ममता के आरोपों को लेकर है। आयोग ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताया है और ये दूसरा नोटिस है ममता बनर्जी को जो उन्हें सौंपा गया है। कल उन्हें 11 बजे तक इस नोटिस पर जवाब देना है। बीएसएफ पर आरोप लगाना आचार संहिता का उल्लंघन है, ये इलेक्शन कमीशन ने माना है और इसी के तहत ममता बनर्जी को ये नोटिस गया है। इससे पहले आपको बता दें कि ममता बनर्जी को एक और नोटिस आयोग की तरफ से दिया गया था जब उन्होंने मंच से मुसलमान एकजुट होकर वोट करें इस तरह की अपील की थी। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके इस बयान को लेकर तंज कसा था। मंच से ही एक रैली को संबोधित करते हुए उनके इस बयान पर भी इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया और अब दूसरा नोटिस गया है ममता बनर्जी को बीएसएफ पर आरोप लगाने के मामले में। चौथे दौर का चुनाव अब कल, उसके लिए मतदान होना है। चौथे दौर के चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी ने भी ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने ममता को सांप्रदायिक बताया। उनसे बात की आज तक संवाददाता पॉलमी साहा ने। एआईएमआईएम ने इस बार 6 उम्मीदवार उतारे हैं पश्चिम बंगाल के इलेक्शन में और कैंपेनिंग के लिए खुद यहां पर असदुद्दीन ओवैसी साहब आए हुए हैं। आज आप कैंपेनिंग के लिए आए। पिछले आपकी कैंपेनिंग का जो शेड्यूल था वो शायद थोड़ा गड़बड़ा गया था क्योंकि परमिशन नहीं मिला आपको। आज आपने कैंपेनिंग की,
किस तरह से माहौल को देखते हैं? पहले तो मैं यही पूछूंगी कि परमिशन आपको डिनाई कर दिया गया, आपको कैंपेनिंग से रोका गया मुर्शिदाबाद में। हाँ, ये सब छिछोरी हरकतें हो रही हैं, बट कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी तो खैर हम अपने कैंडिडेट्स का अनाउंस कर दिए हैं। आज मैं 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज में गया था, एक उत्तर दिनाजपुर में एक और एक मालदा डिस्ट्रिक्ट में। हमारी पब्लिक मीटिंग्स रही हैं, अच्छा रिस्पांस है। पहली मरतबा हम लोग 6 सीट लड़ रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमको यकीन है कि इंशाल्लाह उस कॉन्स्टिट्यूंसीज की जनता हमको अपनी दुआओं से, अपनी मोहब्बत से और अपने वोटों से नवाजेगी। तो हमारा एक सफर का आगाज हुआ है, इंशाल्लाह मेहनत करेंगे। का कहना है कि पहले लेफ्ट, जहां पर माइनॉरिटी वोट बैंक ऑन मास जाता था, फिर तृणमूल जो इस वोट बैंक को लेती थी सब्सिक्वेंट इलेक्शंस में 2011, 2016 में, इन पार्टीज ने कुछ नहीं किया है माइनॉरिटीज के डेवलपमेंट के लिए। ये मुझे और आपको कहने की जरूरत ही नहीं है। सच्चर कमेटी ने लेफ्ट की 30 साल से ज्यादा जो हुकूमत की, सच्चर कमेटी ने तो उनके मुंह पर तमाचा मारा उनके फाइंडिंग्स के जरिए। अब जो रीसेंट लेटेस्ट डेटा है ममता बनर्जी के 10 साल के सरकार का, वो भी तो उनको आईना दिखाता है कि आपने कुछ नहीं किया। अब आप बताइए कि 27% मुसलमान की आबादी, 6% में हिस्सा नौकरियों में और 37% जेल में, 16% मुस्लिम बच्चे बच्चियां स्कूल के बाहर हैं। क्यों नहीं पढ़ते स्कूल में? इसलिए कि फाइनेंशियल वेरवितौल नहीं है। 3rd हाईएस्ट यूपी बिहार के बाद वेस्ट बंगाल को यह डिसऑनरेबल डिस्टिंक्शन मिलता है कि यहां पर सबसे ज्यादा मुसलमान बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं या ड्रॉप आउट हैं। टैप वाटर के कनेक्शंस ममता बनर्जी कितने मुसलमानों को दिए बता दें खुद वो। ड्रेनेज के लाइंस ओपन या कवर्ड कितने दिए मुसलमान हाउसहोल्ड को बता दें। कितने स्कूल्स उन्होंने उन डिस्ट्रिक्ट्स में खोले जहां पर 30% से लेकर 50% मुस्लिम पॉपुलेशन है, बताएं ममता बनर्जी। कितने अस्पताल उन्होंने खोले। अरे 31% हाउस होल्ड जो आपके मुर्शिदाबाद मालदा में एक आदमी उनका बाहर काम करता है। 50% मुस्लिम महिलाएं बीड़ी रोलिंग करती हैं। आपने क्या किया बताइए ना। आप अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में लफ्ज मुसलमान इस्तेमाल करने से डरती हैं। आपने रिपोर्ट कार्ड में आप ये भी नहीं बता पाती कि हमने ये काम किया। आपने कुछ नहीं किया, उल्टा आपने बीजेपी को यहां पर स्ट्रेंथन कर दिया। बीजेपी को आपने बहुत बड़ा ग्राउंड दे दिया। 18 एमपीज उनके जीत गए। अब बीजेपी यहां पर पूरा स्टेट जीतना चाहती है। तो ये इनकी बहुत बड़ी, ये इनकी गलतियों की वजह से हो रहा है। उन्होंने कैंडिडेट्स काफी मुसलमान कैंडिडेट्स दिए हैं, कुछ 44 कैंडिडेट्स इस इलेक्शन में उतारे हैं। हाँ, तो आप उतारते तो जरूर है, मगर ये सब बेनामी और ये सब गूंगे होते हैं लोग। इनकी ये जबान नहीं खोल सकते, ये ना कुछ बोल सकते हैं। ये अगर इसकी मिसाल दे रहा हूं आपको, जब उन इलेक्शन मैनिफेस्टो में यहाँ के माइनॉरिटी मिनिस्टर से पूछा गया कि भैया इसमें आपने लफ्ज मुस्लिम को इस्तेमाल नहीं किया, तो वो खुद शॉक में थे। हाय मुझे नहीं मालूम क्यों नहीं किया, तो उनको ही खुद नहीं मालूम। तो ये सब दिखावे के लिए इनको डाला जाता है। पर आज की डेट में सीधा अपील कर रही है मुसलमानों से, कह रही है कि आप अपना वोट यूनाइटेड रखिए, स्प्लिट मत कीजिए। यही तो ममता बनर्जी की सबसे बड़ी क्रास हिपोक्रेसी और अपॉर्चुनिज्म है, और इनका ये कम्युनल बिहेवियर है। ममता बनर्जी ने क्या कहा था कि मुसलमान गाय है, कभी लात भी मारती तो कभी दूध भी देती। आप हमको इंसान के तौर पे क्यों नहीं देखते बंगाल के मुसलमानों को? आप उनको जानवर क्यों समझते हैं? आप उनके भी ख्वाहिशात हैं, उनकी उम्मीदें हैं, एस्पिरेशंस हैं, एम्प्लॉयमेंट में, गवर्नमेंट शेयर में, स्कूल्स में, सिविक कम्युनिटीज में। आप उनको गाय समझते हैं और फिर आप ये कहते हैं कि यूनाइटेडली मुझे वोट दो। भाई आप अपने हिंदू ब्राह्मण कम्युनिटी से क्यों नहीं कहते वोट दो यूनाइटेडली? आप अपने गोत्रा के मानने वालों से क्यों नहीं कहते मुझे इंडिपेंडेंटली वोट दो? ये जो नौटंकी चला रही है ना ममता बनर्जी, इससे तंग है मुसलमान, ना उनका कोई फायदा हुआ है। उनको एक वोट बैंक की तरह ट्रीट किया जाता है। नहीं, देखिए, वोट बैंक ने, ममता बनर्जी और दूसरे सेकुलर पार्टीज ने हमेशा मुसलमानों को एक ये दिखाया कि भाई आपका वोट बैंक है, और मुसलमान बड़ा खुश होता है वोट बैंक। और मुसलमान वोट बैंक रहा ही नहीं कभी इस देश में। यहां पर हमेशा मेजोरिटी कम्युनिटी का वोट बैंक रहा और उसी के तहत वो लोग सब काम कर रहे हैं। इसीलिए तो ममता बनर्जी को बोलना पड़ा कि मैं ब्राह्मण हूं, मेरा गोत्रा ये है, चंडी पाठ पढ़ना पड़ा। तो ये सब चीजें हो रही है। और मोदी कहते हैं मैं हिंदू नेशनलिस्ट हूं, ममता बनर्जी कहती है कि मैं हिंदू ब्राह्मण हूं। तो ये हमारा हाल ऐसा है कि इन दो के बीच में हम फंसे हुए हैं।
और हर कोई इसको इस्तेमाल कर रहा है। आप इस स्विच को कैसे देखते हैं, जो खुद आपने बताया कि एक वक्त में अपना गोत्र बता रही है, चंडी पाठ कर रही है, फिर अचानक से अभी पिछले कुछ रैलीज में मुसलमानों से अपील करने लगी है कि आप अपना वोट स्प्लिट मत कीजिए, आपके वोट स्प्लिट करने पर लोग तुले हुए हैं, आप तृणमूल को वोट दीजिए। ममता बनर्जी क्यों नहीं कहती मेजॉरिटी कम्युनिटी से कि अपना वोट डिवाइड मत करिए? क्यों नहीं कहती ममता बनर्जी? कौन रोक रहा है उनको? क्या उनके कोई सर पे बंदूक लगा दिया है? और किस बुनियाद पर वो माइनॉरिटी से कह रही हैं कि अपना वोट डिवाइड मत होने दो? वरना एनपीआर एनआरसी पार्लियामेंट में, मैं आपको बता रहा हूं कि जब सीएबी बिल आया, इनके 8 लोकसभा एमपीज गायब। मैं डिवीजन पूछा वोटिंग क्या, मेरे को सिर्फ 6 वोट मिले। ममता बनर्जी के कांग्रेस के लोग वोट नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? ये तो बंगाल का इलेक्शन नहीं था लोकसभा में। ट्रिपल तलाक का बिल आया, आप वॉकआउट करते, मैं डिवीजन पूछता हूं, वोट नहीं देते। आप तो मैच फिक्सिंग कर लिए थे ना मोदी के साथ। आप तो मोदी के साथ थे, तो मगर अब इनको पता चल रहा है कि बीजेपी क्या करने वाली है इनसे, तो इसलिए उनको लग रहा है कि अब नहीं वोट बैंक है हमारा, आप हमारा साथ मत छोड़िए। आपने क्या किया मुसलमानों के लिए? ममता बनर्जी को मैं चैलेंज कर रहा हूं, चलिए रिपोर्ट कार्ड दीजिए, आपने क्या किया बताइए। कौन सा आपने स्कूल, कितने स्कूल खोले, कितना आपने अस्पताल खोले, कितना पानी के लाइन दिए, क्यों इतने मुस्लिम बच्चे स्कूल के बाहर हैं? क्यों 80% बंगाल के रूरल मुस्लिम्स की पर मंथ आमदनी करीब बिलो पॉवर्टी लाइन के क्यों है? क्यों 38% रूरल मुस्लिम्स की पर मंथ आमदनी 2500 क्यों है? बताएं ना, इन सवालों का जवाब दें। अब जब हम ये सवाल कर रहे हैं तो ममता बनर्जी बोखलाहट का शिकार हो जाती है। मैच फिक्सिंग का इल्जाम आप उन पे लगा रहे हैं, वो भी आप पे लगा रही है, कह रही है आपने मैच फिक्सिंग कर रखी है बीजेपी के साथ। देखिए, मैं सिर्फ 6 सीट लड़ रहा हूं, कौन सा मैच फिक्सिंग करेंगे मेरे से? मैं तो सिर्फ 6 सीट लड़ रहा हूं। आपने तो बीजेपी के साथ पावर शेयर किया। आपने नरेंद्र मोदी के खिलाफ जब मोशन आया था पार्लियामेंट में अप्रैल 30, 2002 को, आपने उसका साथ दिया। आप फिर मिनिस्टर बनी। मैं विटनेस हूं पार्लियामेंट में उस दिन लोकसभा में जब ममता बनर्जी ने डिप्टी स्पीकर, जो अकाली दल के से थे डिप्टी स्पीकर, उनके टेबल पर जाकर आपने अनपार्लियामेंट तरीके से फेंक कर कहा कि यहाँ इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, बांग्लादेशी आ गए। ये सब बातें आप करती हैं और आपके 10 साल में आपने कुछ नहीं किया। बी टीम का मैच फिक्सिंग का इल्जाम लगा रहे हैं। अगर है प्रूफ तो लाइए ना। अगर बीजेपी ने मुझे पैसा दिया है तो मैं वादा कर रहा हूं ममता बनर्जी को कि 99% मैं उनके भतीजे को, जिसको भाईपो को दे दूंगा, 1% अपने लिए रख लूंगा। बताइए कहां है? बताइए, अगर कुछ है तो बताइए। मैं 99% देने तैयार हूं उनको। ले लीजिए, आप रख लीजिए, चलिए 1% मैं रखता हूं। उल्टा तो आपने परमिशन नहीं देते मुझे। आप हैदराबाद से कोई आ रहा है, अरे ममता बनर्जी को हिस्ट्री नहीं मालूम। हैदराबाद से, उस शहर से मैं आता हूं जहां पर अहमद हसन सफरानी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ जर्मनी में रहे। वो आदमी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ जर्मनी से एशिया में सबमरीन में, और वही शख्स जो मेरे शहर से आता है जिसने जय हिंद का नारा दिया था। आप सबको गाली दे रहे हैं। अच्छा, ममता बनर्जी ये भूल रही है कि जब नंदीग्राम हुआ था उस वक्त यूपीए की सरकार थी। 40 मुस्लिम एमपीज की मीटिंग हुई थी कि हम नंदीग्राम जाएंगे। 1-2 दिन के बाद पीएमओ से फोन आया कि लेफ्ट नाराज हो रहा है, कोई नहीं गया। मैं गया और मेरे साथ अब्दुल वहाब, अभी जो राज्यसभा में मुस्लिम लीग के एमपी, आप पूछिए उनको। आपको मालूम एयरपोर्ट पे कौन आकर रिसीव किया? तो हमको सुवेंदु हमको नंदीग्राम लेकर गया। और जब हम जा रहे थे मोटरसाइकिल पर बैठकर, तो लेफ्ट वाले बॉम्ब्स फेंके हमारे ऊपर, गोलियां बरसाई। ये सुवेंदु से पूछना आप। मैं वहां मीटिंग किया और वापिस एयरपोर्ट आया तो ममता बनर्जी मेरे को टेलीफोन करके 10 मरतबा थैंक यू ओवैसी साहब, सेंट्रल हॉल में मिलकर बोली कि थैंक यू, ओनली यू एंड अब्दुल वहाब केम, नोबडी केम। हम बी टीम हो गए। तो खैर, इनका चलता है, बोलने दीजिए। मेरे को आदत हो चुकी है इस तरह की बातें सुनने की, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। Do you have any regrets कि ISF के साथ अलायंस नहीं हो पाया? No. In my life, I don't regret anything. Everything happens for good. Yes, I am thankful to Mr. Pirzad Abbas Siddiqui for giving me that respect when I went and met him in Furfura Sharif. But he has taken a decision to go with Congress and left. In my opinion, in West Bengal, the Congress and left are a spent force. These are the two parties who are basically primarily responsible
for the destruction of the Muslim community as far as their education, social, all those things are concerned. So just tell me something. Who is your primary opponent in this election? See, in election, when you contest, anyone who opposes you is your opponent. But in my opinion, there is no difference between Mamata Banerjee and Narendra Modi. They are two sides of one coin. One says that I'm Hindu nationalist, other says I'm a Hindu Brahmin. Now, what does that, both these statements, what does that convey to the people of West Bengal? Where you have 27% Muslims, 22% Dalits who are not part of the Varna system. This clearly shows what sort of exclusive or inclusive politics is being practiced in West Bengal, what sort of polarization is happening, and who is catering to the majority votes. How everyone is catering to tell the West Bengal electorate that we are a better Hindu than this party leader or that party leader. Okay, just one final question. What next? UP? Yes, definitely. UP, after these elections, I'll be giving more time to UP. 5 years ago, we contested in UP, but in this last 4 years, we have really worked hard on the ground. And I'm sure that next time around, we will be having our candidates will, inshallah, will be elected by the people of UP as MLAs. And that is the main battle, that is the main effort which we have to put in after these elections. So I'm sure we have an alliance with Mr. Om Prakash Rajbar. We are part of, as of now, we are part of that Bhagidari Sankalp Morcha, and we'll work more hard in UP. Thank you so much. कल पश्चिम बंगाल के चुनावी रण का चौथा चरण है और पूरे देश की निगाहें इस चुनाव पर हैं। कल के चुनाव की खास बात यह है कि दोनों तरफ से कई सितारों की चुनावी किस्मत दांव पर है। एक और खास बात यह है कि जिन 44 सीटों पर चुनाव है, वहां पिछली बार 39 सीटें टीएमसी ने जीती थी। पत्थरबाजी, आगजनी, लाठीचार्ज, बंगाल की सरगर्म सियासत पर चुनावी माहौल में जैसे बारूद ही पड़ गया है। टीएमसी और बीजेपी के बीच वोटों की जंग सड़कों पर खुलेआम संग्राम में तब्दील हो चुकी है। कोलकाता की सड़कों पर गुरुवार देर रात पत्थर और बमों की बरसात हो गई। ये घटना ममता के मंत्री फिरहाद हाकिम के घर के नजदीक हुई, जब बीजेपी नेता और एक्टर रुद्रनील घोष एक प्रचार अभियान से लौट रहे थे। बीजेपी नेता के मुताबिक 2.31% are in ICUs and 4.51% are on oxygen supported beds. In the last 24 hours, we have lost 780 patients in the country. Our fatality rate, fortunately, continues to actually come down, and right now it is 1.28%. We are all aware of the vaccination campaign that was launched by our Honorable Prime Minister on 16th of January, which started with the vaccination of the healthcare workers, followed by frontline workers in February, and later on the other priority groups. So just to give you a brief about that, today at 9 o'clock, the latest figures suggest that 9,43,34,262 doses have been given to people in India of the various priority groups. And in the last 24 hours itself, we have given 36,91,511 doses. This figure, in fact, in last week, we one day even gave 43 lakh doses. This is probably the highest given anywhere in the whole world, and probably better than everyone. As far as our healthcare workers are concerned, over 89 lakhs have got the first dose and over 54 lakhs have got the second dose. As far as the frontline or the field level workers are concerned, over 98 lakhs have got the first dose and 45 lakhs have got the second dose. For those between 45 and 59 years of age, the first dose has been received by over 2 crore 61 lakh
people, and the second dose has been received by 5,23,268 people. Those above 60 years of age, over 3,75 lakh people have received the first dose, and over 13 lakh people have received the second dose. And for receiving all these doses all over the country by the various priority groups, the country has organized 14,28,500 sessions. Till now, we have exported 6.45 crore doses to 84 countries, and this had happened, in fact, till fortnight back, which includes 1.05 crores to 44 countries as grants, 3.58 crores to 25 countries as commercial contracts, and 1.82 crores to 39 countries through the COVAX facility of WHO. As far as on the testing front, the update is that we have a testing capacity and capability of testing over 13 lakh people in a day, and till now we have tested over 25 crore 71 lakh 98,000 people in the country, and in the last 24 hours itself we have tested 13 lakh 64,000 people. From a journey which started with one lab, today we have come up to 2,449 labs in the whole country. Lot of people talk about these hospital beds and the isolation beds, ICU and oxygen supported facilities. So let me assure the GOM that all our facilities are quite well maintained. Those even where, because of the cases which were declining, they had changed them to normal activities. They are now again being revamped, and we right now have 15,440 dedicated healthcare facilities for COVID, which have more than 18 lakh 52,000 beds in the whole country, along with 12,673 quarantine centers. As we have been informing that all through this campaign, even today itself, whosoever requires any help in terms of medical equipment, ventilators, etc., so we have already delivered 408.49 lakh and 95 masks, 169.51 lakh PPE kits, and almost 37,000 ventilators to the whole country. So the situation today, we are all aware that we are witnessing a surge in COVID cases. This week itself, I had a video conferencing with all the 11 health ministers of the states where the majority of the cases are being contributed from. Yesterday itself, our Honorable Prime Minister had a very detailed meeting with all the chief ministers and the governors and the lieutenant governors of the UTs, and he has given a very detailed guidance and has enthused the whole country. We all know that it's because of the casual approach that has been adopted, unfortunately, by the society, and some sort of laxity everywhere in following the discipline of the COVID appropriate behavior that has probably resulted in this surge in the cases. So today in this group of ministers, I would like everybody to, after a brief presentation by Dr. Sujit Singh, our Director of the NCDC, we would like to have some valuable advice from the members of this GOM so that we can handle the current crisis which has erupted over the last 2 months itself, and see that these rising numbers, they again start declining,
and we can come back to normal and score a convincing win over COVID. So with these few words, I would once again thank all of you and request Dr. Sujit Singh, our Director of the National Center for Disease Control, to give a brief presentation about the present situation in the country and of course in reference to the international prevailing scenario. Dr. Sujit Singh, please.